बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्ताक खरल और हमने एक छोटी छोटी वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम चाह रहे हैं कि उर्दू अदब के स्टूडेंट्स को घर बैठे फ़ायदा हो सके। ऐसी तलबात जो बाज़ वजूहात की बिना पर तालीमी इदारों में नहीं जा सकते, तो इन शार्ट वीडियोस के ज़रिए वो घर बैठे अपने इन लेक्चर्स को याद करके पेपर दे सकते हैं। सबसे अहम पेपर जो उर्दू अदब के अंदर है असालीब नसर का, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी पहली वजह तो यही है कि उनको इस पेपर का बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है। वो जब किसी भी राइटर, किसी भी मुसन्निफ़ को उठाते हैं तो उसका पूरा का पूरा बायोग्राफ़ी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उसकी पूरी लाइफ लिखना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इंतहाई मुख्तसर तारफ़ के बाद फ़ौरन हमने जिस चीज़ की तरफ जाना है वो असालीब है या असलूब है। असलूब बेसिकली हम स्टाइल को कहते हैं। हमने स्टाइल के अंदर सिर्फ उस मुसन्निफ़ के उस अंदाज़ बयां को देखना है, ना कि उसकी बाकी चीज़ों को हमने उसमें बयान करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों तक शेयर करें। तो असालीब नसर के पेपर में सबसे पहले हम अगर गालिब पे नज़र दौड़ाते हैं तो गालिब की नसर के अंदर, क्योंकि गालिब को अगर हम देखें तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी क्लियर करता हूँ। नसर में हम लोग जिन चीज़ों को शामिल करेंगे उसमें खतूत, मज़ामीन, इंशा परदाजी, सफ़रनामे, आप बीती और खाका निगारी। तो इसके हवाले से जितने मुसन्निफ़ीन ने लिखा है उनमें से जो चीदा लोग हैं जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गालिब के असालीब की जब हम बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि गालिब आम तौर पर लोगों में एक बहुत बड़े शायर के हवाले से पहचाने जाते हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को याद रख लें। 27 दिसंबर 1797 में गालिब पैदा हुए और 15 फरवरी 1859 को गालिब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अगर हम असालीब के हवाले से देखें तो उनकी तहरीरों में, उनके खतूत में जो पहला नुक्ता मिलता है वो बेतकल्लुफ़ी और सादगी है। बेतकल्लुफ़ी और सादगी से मुराद ये होता है कि बजाय इसके कि आप एक फॉर्मल, एक रस्मी अंदाज़ अपनाएं, गालिब उस अंदाज में बात करते हैं जिस तरह कोई सामने बैठा हुआ शख्स एक दूसरे से बात कर रहा हो, और जिस तरह कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहा हो। तो उनके खतूत को अगर हम पढ़ें तो ऐसे लगता है जैसे एक ख़त नहीं आया, बल्कि दो दोस्तों के दरमियान, इंतहाई गहरे दोस्तों के दरमियान कोई मुकालमा हो रहा है। तो पहली चीज़ जो है वो बेतकल्लुफ़ी और सादगी है। दूसरी है जिद्दत राज़ी। सबसे अहम बात अगर शायरी में भी देखी जाए, गालिब ने जिस चीज़ को फ़रोग़ दिया वो जिद्दत राज़ी थी। गालिब ने ना सिर्फ नए जदीद अल्फाजों को मुतारिफ़ कराया, नए ख़यालात को भी मुतारिफ़ कराया, तख़य्युल को भी नया तख़य्युल, ऐसी चीज़ें दी, ऐसी चीज़ें निकाली जिसका उर्दू अदब के अंदर पहले से कोई वजूद नहीं था। तो जब तलबा और तलबात गालिब के असलूब को लिखना शुरू करें, ये लेक्चर मेरा असातिज़ा के लिए नहीं है, मेरे लिए असातिज़ा काबिल एहतराम, उनकी रहनुमाई, उनकी हिदायत का मैं मुंतज़र रहूँगा। ये लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ तलबा और तलबात के लिए, ताकि उनको पेपर हल करने में आसान रह सके। उनको वो हेडिंग्स बताई जा रही हैं जिन हेडिंग्स को याद करके वो पेपर हल कर सकते हैं, जिसमें हमने पहली चीज़ जो बताई वो बेतकल्लुफ़ी और सादगी है। दूसरी जिद्दत तराज़ी। जिद्दत तराज़ी से मुराद यही है कि वो नई चीज़ें, नित नई चीज़ें जो है वो अपने अदब के अंदर ले आते हैं। उसके बाद तहरीर के अंदर शोखी है। गालिब की तहरीर के अंदर शोखी से मुराद ये है कि एक आम तौर पर जो स्टाइल होता है, जिसको हम बोरिंग स्टाइल भी कहते हैं, पढ़ते हुए ऐसे लगता है जिस तरह के कोई नसर, क्योंकि शायरी पढ़ना फिर भी दिलचस्पी का बायस होता है, नसर पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नसर इंसान को ज़्यादा लुत्फ़ नहीं देती। इसलिए गालिब ने अपनी नसर को पुरलुत्फ़ बनाने के लिए इसमें शोखी से काम लिया है। ऐसे जुमलेबाजी का इस्तेमाल किया, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जो आज भी पढ़ने वालों को याद हैं।
اس کے بعد ہے جذبات نگاری اور منظر نگاری. جب غالب تحریر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس چیز پہ وہ زور دیتے ہیں وہ جذبات نگاری ہے، کیونکہ بغیر جذبات کے آپ لوگ تحریر لکھ نہیں سکتے. آپ کی تحریر میں جان نہیں آتی. تحریر کی روح اور تحریر کی جان ہی جذبات ہے. تو جذبات نگاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو غالب کا کوئی ثانی نہیں. اور ساتھ ساتھ منظر نگاری. منظر نگاری یہ ہوتی ہے کہ جب پڑھنے والا اس تحریر کو پڑھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں کچھ ایسے مناظر کا خاکہ بن رہا ہو جیسے وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ ایسے ویژولائز کر رہا ہوتا ہے، ایسے اپنے تخیل میں، ایسے اپنے ذہن میں ان چیزوں کو دہرا رہا ہوتا ہے جیسے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو لفظ جب آپ کو منظر دکھانے پہ مجبور ہو جائیں تو ایسی تحریر کو ہم لوگ یا ایسے لکھنے والے کو ہم لوگ منظر کشی کرنے والا مصنف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ذات اور ماحول. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی تحریروں کو اپنی ذات سے بہت دور رکھتے ہیں، لیکن غالب کا یہ خاصہ ہے کہ غالب نے اپنی تحریروں میں جا بجا جو ہے اپنی ذات کو استعمال کیا ہے. اپنی ذات، اپنے ماحول کو، اپنی غربت کو، اپنی زندگی کو، جس کو ہم لوگ آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، سوانح حیات کہتے ہیں. غالب کے خطوط بنیادی طور پر ان کی اپنی سوانح حیات ہیں، ان کی اپنی ذات کی عکاسی کرتے ہیں. کب ان کی شادی ہوئی، کب ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، کب ان کی اولاد ہوئی، یہ ساری چیزیں ان کی اپنی زندگی کے تجربات ہیں. اپنی ذات اور ماحول کی بات کرتے ہیں. اثر آفرینی. اثر آفرینی اس چیز کو کہتے ہیں، اس ادب کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد کافی دیر تک پڑھنے والے پہ کیفیت طاری ہو جائے. تو غالب کا یہ خاصہ تھا کہ ان کی تحریریں آج بھی لوگوں کے ذہن میں نقش ہیں. نہ صرف نقش ہیں بلکہ ان پہ گہرے اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں. تو ایسا ادب جو آپ پہ اثر ڈالے، جو آپ کو بعد میں بھی یاد رہے، بعد میں اس کی کیفیت سے آپ باہر نہ آ سکیں، اس کو اثر آفرینی کہتے ہیں. اور مزاج کی شگفتگی، کیونکہ غالب نے بڑے ہی دھیمے، بڑے خوبصورت اور بڑے ہی مزاحیہ اور شگفتہ انداز میں تحریریں لکھی ہیں. کہیں پر نہیں لگتا، کسی خط کو پڑھتے ہوئے نہیں لگتا کہ کوئی کرختگی ہے، کوئی لفظوں کی سختی ہے. کہیں پہ بھی انہوں نے سنجیدہ انداز اپنایا ہو. انتہائی سنجیدہ شاعر ہونے کے باوجود ان کی نثر جو ہے، ان کے جو خطوط ہیں، بالخطوط خاص خطوط ہیں، وہاں پر آپ کو شگفتگی کا جو عنصر ہے وہ گہرا نظر آئے گا. تو طلباء اور طالبات کے لیے اتنا ہی کافی. ایک دفعہ پھر یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پیپر میں آسانی رہے. بے تکلفی اور سادگی، جدت ترازی، شوخیت تحریر، جذبات نگاری، منظر کشی، ذات اور ماحول، اثر آفرینی اور مزاج کی شگفتگی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے گا. اس کے بعد ہم لوگ جاری رکھیں گے یہ سلسلہ، اور جتنے میجر نثر نگار ہیں ان کی جو اسالیب ہے، ہم یہاں پر خاص طور پر اسالیب کے حوالے سے بات کریں گے. تو اس پر ایک شارٹ ویڈیوز ہوں گی. امید ہے آپ کو